नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास स्टॉप प्रेस पार्ट 2। पुलिस के पहुंचने से पहले कोठी का एक चक्कर लगा लेने से सुनील अपने आप को न रोक सका। वो आगे बढ़ा तो उसने पाया कि हॉल से आगे विशाल डाइनिंग हॉल था, जहाँ की कीमती फर्नीचर लगा हुआ था और जो वैसे ही कीमती पेंटिंग से सुसज्जित था। डाइनिंग हॉल के पहलू में होटलों जैसी विशाल जगमग जगमग करती किचन थी, जहां पड़े 4 दरवाजों वाले रेफ्रिजरेटर ने उसका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। उसने रेफ्रिजरेटर खोलकर भीतर से एक सेब निकाला, जिसे कि वो चुटकियों में हजम कर गया। फिर उसने एक और सेब निकालकर रेफ्रिजरेटर को बंद कर दिया। उस सेब को कुतरता हुआ वो वहां से बाहर निकला और बस सतूर कोठी की गश्त पर आगे बढ़ा। डाइनिंग हॉल के पहलू में वैसा ही विशाल बड़े करीने से सजा हुआ ड्राइंग रूम था। पीछे एक स्टडी थी, जिसकी एक दीवार के साथ बार बना हुआ था। बार काउंटर के सामने फर्श पर एक ब्रांडी की बोतल टूटी पड़ी थी। उसकी निगाह पैन होती हुई कुछ क्षण चारों तरफ घूमी। फिर वह वहां से निकलकर वापस फ्रंट हॉल में आ गया, जहाँ की टेलीफोन था। वहां से ऊपर की मंजिल को संगमरमर की सीढ़ियां जाती थी। सीढ़ियां तय करके वो ऊपर पहुंचा तो सबसे पहले उसे कहीं से किसी के जोर जोर से खर्राटे लेने की आवाज आई। आवाज का पीछा करता वो एक बेडरूम के खुले दरवाजे पर पहुंचा। चौखट की ओट से एक सावधान निगाह उसने भीतर दौड़ाई तो पाया कि कीमती साड़ी ब्लाउज और रतन जड़ित जेवरों से लकतक एक सफेद बालों वाली वृद्धा दीन दुनिया से बेखबर एक विशाल डबल बेड पर लुढ़की पड़ी थी। लाजवंती थापर चाई जी, और कौन हो सकती थी वो औरत? नमिता ने भी उसके ऊपरी मंजिल के एक बेडरूम में सोई पड़ी होने की तस्दीक की थी। रही सही चुगली एक साइड टेबल पर पड़ी नेपोलियन ब्रांडी की आधी भरी बोतल कर रही थी। वृद्धा की लगदक में कोई कमी थी तो ये थी कि उसके पांव नंगे थे। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो उसे कहीं भी कोई जनाना चप्पलें या सैंडलें न दिखाई दी। फिर फर्श पर उकड़ू होकर उसने पलंग के नीचे झांका। पलंग के नीचे सैंडलों का एक जोड़ा लुढ़का पड़ा था, जिसके एक पांव की ऊंची एड़ी गायब थी। वो सीधा हुआ। उसने आगे बढ़कर एक और बनी वार्डरोब का दरवाजा खोला। वार्डरोब जनाना कपड़ों और सैंडलों से लबरेज थी। उसने कुछ कपड़ों का मुआयना किया तो उसे महसूस हुआ कि वो कपड़े न तो पलंग पर पड़ी वृद्धा के नाप के थे और न उसकी उम्र को सजते फैशन के थे। फिर उसे एक शेल्फ पर तह करके ऊपर नीचे रखे कई जनाना रुमाल दिखाई दिए। उसने एक रुमाल उठाकर खोला तो पाया कि उसके एक कोने में धागे से केटी कड़ा हुआ था। केटी, कीर्ति थापर। क्या वो थापर की बीवी का कमरा था? तो उसकी माँ वहां क्या कर रही थी? उसने वार्डरोब को यथापूर्व बंद किया और जाकर अटैच बाथ के भीतर झांका। बाथरूम में अस्त व्यस्तता का बोलबाला था। फर्श पर पानी बिखरा हुआ था, जिसमें एक सफेद तौलिया पड़ा था, जिस पर की खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। उसने गौर से देखा तो उसे कहीं कहीं पानी की रंगत भी गुलाबी लगी। एक और एक दुपट्टा पड़ा था, जिस पर एक जोड़ी जनाना चप्पलें पड़ी थी। वॉश बेसिन के करीब पट्टियों का एक रोल और सर्जिकल टेप की चरखी पड़ी थी। सेब कुतरता वो वहां से हटा और वापस गलियारे में पहुंचा। उसने पाया कि वहां 4 बेडरूम और थे, लेकिन सब के सब खाली थे, कहीं कोई नहीं था। इतनी बड़ी कोठी में लाजवंती थापर की सूरत में जो एक प्राणी वहां मौजूद था, उसका वहां होना या न होना उस घड़ी एक बराबर था। वो वापस नीचे पहुंचा। तब तक वो दूसरा सेब भी हजम कर चुका था। किचन में जाकर उसने रेफ्रिजरेटर में से एक सेब और निकाल लिया। तब उसे ख्याल आया कि वो तब भी वेटर की यूनिफॉर्म पहने था और नमिता के लाए कपड़ों का बंडल बोट हाउस में पड़ा था। पूर्वता सेब कुतरता वो आगे बढ़ा। तभी कॉल बेल बजी। दरवाजे पर एक अधिकारपूर्ण दस्तक पड़ी और फिर दरवाजे को बाहर से धकेला गया। पुलिस आ गई। वो होठों में बुदबुदाया। कोई शालीन संभ्रांत आगंतुक तो ऐसा कर नहीं सकता। खुले दरवाजे से एक वर्दीधारी युवा सब इंस्पेक्टर ने भीतर कदम रखा।
सुनील को देखकर वो सकपकाया। कौन हो तुम? वो डपट कर बोला। मैं वो शख्स हूँ, सुनील बोला, जिसने दिलीप थापर के कत्ल की बाबत पुलिस को फोन किया था। तुम्हारे हाथ में क्या है? सेब। सेब? उल्लू बनाते हो? मुझे तो हथगोला दिखाई देता है। मैं बलिहार जनाब की तीखी नजर पर। मजाक मत करो। मजाक मैं सिर्फ लड़कियों से करता हूँ। इधर दिखाओ, क्या है तुम्हारे हाथ में? सुनील ने सेब उसकी तरफ उछाल दिया, जिसे कि उसने हवा में लपका। ये तो सच में सेब है। फिर उसके मुंह से निकला, अच्छी तरह से परख लो। कभी कभी जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। उसने बुरा सा मुंह बनाया और सेब वापस सुनील की तरफ उछाल दिया। सुनील ने सेब लपकने की कोशिश न की। वो निशब्द फर्श पर गिरा और फिर दीवार तक लुढ़कता चला गया। तो तुम? सब इंस्पेक्टर बोला। सुनील हो? ब्लास्ट की चीफ रिपोर्टर? हाँ, सुनील बोला। नाम सुना है मैंने तुम्हारा। काफी नाम है तुम्हारा अपने धंधे में। कृपा है ऊपर वाले की। वेटर क्यों बने बैठे हो? ये एक लंबी कहानी है, जिसे सुनने से पहले शायद तुम लाश का मुआयना करना चाहो। कोठी में और कौन कौन है? कोई नहीं, सिवाय ऊपर घोड़े बेचकर सोई पड़ी एक औरत के, जिसके बारे में मेरा अंदाजा है कि वो हज प्राण की माँ है। उसे कत्ल की खबर नहीं? नहीं। जैसी हालत में वो इस खड़ी है, उसमें तो यहाँ भूचाल भी आ जाए तो उसे खबर नहीं लगने वाली। वजह? बाटली मारती है। टुन है? हाँ। पता नहीं कहां कहां से यहाँ आ जाते हैं ऐसे लोग, जहाँ के अपने बाटलिस्तान में रहें, जहाँ के कि वो हैं। चले आते हैं मुंह उठाए। जनाब की तारीफ। मैं नॉर्थ शोर पुलिस चौकी का इंचार्ज हूँ। अनिल कपूर नाम है मेरा। अनिल कपूर? हाँ। वो अनिल कपूर के ही अंदाज में बड़ी शान से मुस्कुराया। सीधा 1-2 का 12 करता हूँ। 4 नहीं, 12। 1-2 आजू बाजू 12, 1 डजन। बढ़िया। तफ्तीश आप ही करेंगे? अभी तो मैं ही करूंगा, बाद में हेडक्वार्टर से कोई उच्च अधिकारी यहाँ पहुंचेगा। ऐसा ही दस्तूर है कत्ल के केस की तफ्तीश का। आई सी। लाश कहाँ है? बोट हाउस में। बोट हाउस कहाँ है? रास्ता दिखाओ। जरूर। लंबे डग भरता सुनील उसके करीब पहुंचा तो उसने पाया कि बाहर 2 सिपाही भी खड़े थे। वो सब इंस्पेक्टर के साथ बोट हाउस की ओर बढ़ा। कब मरा वो? रास्ते में सब इंस्पेक्टर ने सवालों की झड़ी लगा दी। कैसे मरा? किसने मारा? कैसे मालूम है कि वो मर गया है? कैसे मालूम है कि मरने वाला दिलीप थापर ही है? इतनी रात गए तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम्हें कैसे पता था कि बोट हाउस में कोई था? जनाब, यही तो सवाल हैं जिनके जवाब आपने अपनी तफ्तीश से और मौकाए वारदात के मुआयने से देने हैं। क्यों नहीं देने? बिल्कुल देने हैं। वैसे ही तो मेरा नाम अनिल कपूर नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? ऊपर से तुम तो 1-2 का 12 करते हो, 4 से सीधा 3 गुना। बिल्कुल, वो रौब से बोला। अब बोलो, मरने वाले की तुम्हारे से क्या डिस्ट्रीब्यूट थी? डिस्ट्रीब्यूट? सुनील सकपकाया। अदावत, तकरार, झगड़ा फसाद। ओह, डिस्प्यूट। वही। बोट हाउस आ गया। सब इंस्पेक्टर ने सशंक भाव से खुले दरवाजे से ही भीतर निगाह डाली। यहाँ तो, वो बोला, खून ही खून दिखाई दे रहा है तो ये थापर ही। वो लाश के करीब पहुंचा और झुककर उसका मुआयना करने लगा। तभी कैमरों से लदा फदा अर्जुन वहां पहुंचा। सुनील ने उसे इशारा किया। अर्जुन ने तत्काल एक कैमरा सीधा किया और बड़ी दक्षता से तस्वीर खींची। फ्लैश लाइट का झमाका फूटा तो सब इंस्पेक्टर ने तत्काल लाश पर से सिर उठाया। ये क्या नॉन सेंसिबिलिटी है? वो गरज कर बोला। कौन हो तुम? किसने इजाजत दी तुम्हें फोटो निकालने की? ये मेरा सहयोगी है, सुनील जल्दी से बोला। कोई भी हो ये, इसने तुम्हारी तस्वीर इसलिए फटाफट खींची है क्योंकि अगर अभी हेडक्वार्टर से तफ्तीश करने के लिए तुम्हारा कोई उच्च अधिकारी आ जाएगा तो फिर मेरे अखबार में बतौर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तुम्हारी नहीं, उसकी तस्वीर छपेगी। उसने तत्काल उत्तर न दिया। वो कुछ क्षण सोचता रहा और फिर सख्ती से बोला, तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। 1-2 नहीं, पूरी 12 अच्छी आएगी। हर पोज में, हर पोजीशन में। मुख पृष्ठ पर छपे, वहीं छपेगी। बढ़िया, रौबदार हेडिंग के साथ। सब इंस्पेक्टर अनिल कपूर, मैक्स 1-2 का 12।
आई मीन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इन अ मर्डर केस। वही तस्वीर छपे जिसमें मैं स्लम लगूं। क्या? मेरे कुछ पोज ऐसे आते हैं कि मैं उनमें मोटा लगता हूँ। वो तस्वीर छापना जिसमें मैं मोटा ना लगूं, स्लम लगूं। ओह, स्लिम लगूं। वही। अब फटाफट निपटो। तत्काल अर्जुन ने आनन फानन कई तस्वीरें खींची। तभी दूर कहीं फ्लाइंग स्क्वाड की सायरन की आवाज गूंजी। नाउ स्क्रैम्बल, सब इंस्पेक्टर बोला। स्क्रैम? सुनील ने संशोधन किया। अर्जुन, एसआई साहब फुट जाने को कह रहे हैं। अभी लो सरकार, अर्जुन बोला। वो आगे बढ़ा और फिर ड्राइव वे के इर्द गिर्द उगे पेड़ों के पीछे अंधेरे में कहीं विलीन हो गया। तुम? सब इंस्पेक्टर एक सिपाही से बोला। सड़क पर पहुंचो और साहब को यहाँ का रास्ता दिखाओ। सिपाही तत्काल फाटक की ओर भागा। 5 मिनट में अपने दल बल के साथ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल वहां पहुंचा। दल बल में मुख्यतः एक फोटोग्राफर, एक फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट और एक डॉक्टर शामिल थे। प्रभुदयाल ने एक उड़ती निगाह सुनील पर डाली और निगाह परे फिरा ली, लेकिन तत्काल उसकी गर्दन एक झटके के साथ वापस घूमी और उसने फिर सुनील पर निगाह डाली। उसके चेहरे पर सख्त आश्चर्य के भाव आए। सुनील ने उसका अभिवादन किया। ब्लास्ट से नौकरी छूट गई? प्रभुदयाल भव्य उठता हुआ बोला। वेटर भर्ती हो गए हो? अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, सुनील बोला। लेकिन वैसी नौबत आने पर तुम जिस नए कारोबार को तरजीह दोगे वो वेटिंग होगा, जिसके कि तुम रिहर्सल कर रहे हो, बकायदा वर्दी पहनकर। मालिक हो माई बाप, कुछ भी कह सकते हो। कत्ल की खबर ही पुलिस के पास तुम्हारे जरिए पहुंची थी, या लाश भी तुमने ही बरामद की थी? लाश भी मैंने बरामद की थी। हमेशा की तरह? हमेशा की तरह नहीं, तमाम की तमाम लाशों की बरामदी का जरिया मैं नहीं होता। 2 जुदा जगहों पर एक साथ 2 कत्ल हो जाएं, तो दोनों जगह मैं मौजूद नहीं हो सकता, जिसका कि तुम्हें अफसोस है। हाँ, अपने जर्नलिस्ट के प्रोफेशन के लिहाज से तो अफसोस ही है। प्रभुदयाल ने एक गहरी सांस ली, असहाय भाव से गर्दन हिलाई और फिर सख्ती से बोला, आउट। मुझे कह रहे हो माई बाप? सुनील सक पकाकर बोला। हाँ, लेकिन सुना नहीं? प्रभुदयाल दांत पीसता हुआ बोला। यस सर, राइट अवे सर। बाहर मेरा इंतजार करना है, कहीं खिसक नहीं जाना है, समझ गए? बिल्कुल समझ गया जनाब। सुनील बोट हाउस से बाहर निकल गया। पीछे प्रभुदयाल सब इंस्पेक्टर अनिल कपूर से मशवरा करने लगा। 5 मिनट बाद वो दोनों बाहर निकले तो प्रभुदयाल सब इंस्पेक्टर से कह रहा था, डॉक्टर साहब यहाँ से निपट जाएं तो उन्हें साथ लेकर कोठी में पहुंच जाना और उस औरत को नींद से जगाने की कोशिश करना। यस सर, सब इंस्पेक्टर तत्पर स्वर में बोला। फिर प्रभुदयाल सुनील से संबोधित हुआ। फिलहाल यहाँ मेरा कोई काम नहीं, तुम्हारा तो कतई कोई काम नहीं, न अब न बाद में। इसलिए आओ कोठी के भीतर चलते हैं। वहां किस लिए? ताकि मैं सुन सकूं कि कथावाचक सुनील भाई मुल्तानी कैसे पेश करता है नए कत्ल की कहानी। ओह, ठीक है। प्रभुदयाल के साथ वो कोठी में पहुंचा। दोनों हॉल में जाकर 2 कुर्सियों पर आमने सामने बैठ गए। शुरू हो जाओ, प्रभुदयाल सख्ती से बोला। जरूर, सुनील बोला। पहले एक सवाल, बल्कि एक गुजारिश। क्या कोई सिगरेट विगरेट तो होगी नहीं आपके पास? या? प्रभुदयाल ने घूर कर उसे देखा। ठीक है, ऐसे ही सही। वो क्या है कि जब मैं यहाँ पहुंचा था तो शुरू से शुरू करो। कहां से यहाँ पहुंचे थे? क्यों पहुंचे थे? इस बार टांग कैसे फंसी तुम्हारी दूसरे के फटे में? सुनील ने पूरी शराफत से सारी दास्तान सुनाना शुरू किया। केवल एक बात उसने छुपाई। उसने झील किनारे के कॉटेज में विकी और हतप्राण की बीवी कीर्ति की गोपनीय और अति रोमांटिक मुलाकात का जिक्र न किया। आखिर उसने विकी से वादा किया था कि वो उस बाबत अपनी जुबान बंद रखेगा। अलबत्ता लाश की बरामदी के जिक्र के दौरान वो एक बार फिर झिझका। क्या वो प्रभुदयाल को नमिता की बाबत सब कुछ सच सच बताए? अगर वो सच बोलता था तो नमिता की शामत आ सकती थी। लेकिन तभी प्रभुदयाल बड़े उतावले भाव से बोल पड़ा। तुम्हें मालूम है कि बोट में एक बारूद की छड़ मौजूद थी। इनकार से काम नहीं चलेगा रिपोर्टर साहब। जवाब ये सोच के देना कि मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। मालूम है, सुनील धीरे से बोला। उसे छुआ था?
हाँ। क्यों? क्योंकि एक बार उसकी खबर लग जाने के बाद मैं कुछ न करता तो वो फट सकता था और नतीजा होता कि बोर्ड में पड़ी लाश। क्या किया था तुमने? मैंने उसका पलीता निकाल दिया था और उसे यथास्थान वापस रख दिया था। पहले कभी यूं बारूद को हैंडल किया था? नहीं। फिर कैसे मालूम था कि पलीता निकाल देने से बारूद नहीं फटता था? यूं ही अंदाजा लगाया था। जानते हो कि उस कोशिश में बारूद तुम्हारे हाथ में ही फट सकता था। जानता हूं, लेकिन अब मैं क्या कहूं माई बाप। अब तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अंत भला सो भला। पलीते को बारूद की छड़ के साथ जहां जोड़ा जाता है वहां एक मेटल की टोपी सी चढ़ी होती है। ढक्कन? एक ही बात है। तुमने उस ढक्कन को भी छेड़ा था। ढक्कन उतारा तो था मैंने, तभी तो तस्दीक हुई थी कि बारूद फटने वाला नहीं था। वो ढक्कन बारूद की छड़ पर चढ़ाने के लिए एक औजार होता है, लेकिन लगता है कि जिस किसी की भी वो करतूत थी उसके पास वो औजार नहीं था। उसने वो ढक्कन दांतों से दबाकर छड़ पर फिट किया था। दांतों के निशान टोपी पर साफ दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस किसी ने भी बोट में बारूद लगाया था उसे ऐसे कामों को हैंडल करने का काफी तजुर्बा था, या कतई कोई तजुर्बा नहीं था। इसलिए उस काम को अंजाम देने के लिए जब कोई औजार उपलब्ध न हुआ तो दांतों से काम चला लिया। माई बाप, ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी मार का जवाब हुआ। एक ही काम में तजुर्बे की भी झलक और उस पर ना तजुर्बे का भी इल्जाम। वो ठिठका। उसने प्रभु दयाल की ओर देखा। उसे ऐसा न लगा कि प्रभु दयाल उसकी बात को किसी खातिर में लाया हो। यहाँ तुम्हारे साथ कौन था? फिर प्रभु दयाल ने नया सवाल किया। मैंने कब कहा मेरे साथ कोई था? नहीं कहा तो अब कह लो। क्या मतलब? मैं अंधा नहीं हूं रिपोर्टर साहब, और ना ही ये कत्ल का पहला केस है जिसकी की मैं तफ्तीश कर रहा हूं। ना ही अब मैं एकाएक तुम्हारे सुनीलियन पैतरों से न वाकिफ हो गया हूं। समझे? सुनील खामोश रहा। बोट हाउस के फर्श पर नंगे गीले जनाना कदमों के निशान बने साफ दिखाई दे रहे थे। इस बार कौन थी डेस्मेल इन डिस्ट्रेस? इस बार किस मुसीबत जदा हसीन को मुसीबत से निजात दिलाने की फिराक में हो? नाम बोलो उसका फौरन। कौन थी तुम्हारे साथ यहाँ? अब नमिता की बाबत खामोश रहना बेवकूफी थी। नमिता, वो बोला। नमिता मेहरा। वो कौन है? मकतूल की साली है। नंगे पांव क्यों थी? पांव गीले क्यों थे? वो पानी में कूदी थी। क्यों? रिवॉल्वर बरामद करने के लिए, जो कि पानी के नीचे डूबी पड़ी थी। ऊपर पायर पर से रिवॉल्वर दिखाई दे रही थी। दिखाई दे ही रही होगी, तभी तो उसने मेरी परवाह किए बिना अपने कपड़े उतारे और पानी में कूद गई। यानी कि किसी ने थापर को शूट करके रिवॉल्वर को बोट के पहलू से नीचे पानी में फेंक दिया था। ऐसा ही था कुछ। अब है कहां वो लड़की, वो नमिता मेहरा, मकतूल की साली? मालूम नहीं। जरा होश में रहकर। प्रभु दयाल का स्वर कर्कश हो उठा। सोच समझ के जवाब दो। समझे? तुम तो मुझे धमका रहे हो। बिल्कुल ठीक पहचाना है तुमने। अभी सिर्फ धमका रहा हूं। मुनासिब जवाब न मिलने पर मैं इससे कहीं ज्यादा सख्ती से पेश आ सकता हूं तुम्हारे साथ। ये तो सरासर धांधली है। मैंने क्या किया है? मेरे से क्या पूछते हो? तुम बताओ तुमने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम्हें सीधे साधे सवालों का सीधा सच्चा जवाब देने से क्या एतराज है? कृपा निधान। सुनील जिच होता हुआ बोला। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। अपनी मंजिल की बाबत उसने मुझे कोई इशारा नहीं किया था, सिवाय इसके कि वो कीर्ति की तलाश में जा रही थी। कीर्ति? उसकी बड़ी बहन, मकतूल की बेवा, मिसेस दिलीप थापर। रिवॉल्वर वो लड़की नमिता साथ ले गई? हाँ। कैसी थी वो रिवॉल्वर? मैंने सिर्फ एक झलक ही देखी थी। वो हाथी दांत के हत्थे वाली छोटी सी रिवॉल्वर थी। थी किसकी? कीर्ति की। तुम्हें कैसे मालूम? नमिता ने बताया था। वो लड़की रिवॉल्वर अपने साथ क्यों ले गई? पता नहीं। क्यों पता नहीं? तुम्हें बताना चाहिए था उसे कि मौकाए वारदात से यूं किसी चीज को उठा ले जाना, खास तौर संभावित मर्डर वेपन को, जुर्म था। मैंने कहा था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी थी। और क्या उठाया उसने यहां से? सुनील हिचकिचाया। रिपोर्टर साहब,
वो लड़की कहीं गायब नहीं हो सकती। उसका पकड़ा जाना या खुद लौट आना महज वक्त की बात है। लौटकर जब वो अपनी जुबान से बताएगी कि मर्डर वेपन के अलावा उसने यहाँ से और क्या उठाया था, तो क्या बन जाएगा तुम्हारी जुबान में उसका? बुलंदा, समझदार आदमी हो, अब बोलो, और क्या उठाया था उसने? एक बालों में लगाने वाला जलाना क्लिप और एक सैंडल से उखड़ी ऊंची एड़ी। कहाँ पड़ी थी ये चीजें? बोट हाउस के फर्श पर। फर्श पर कहाँ? बोर्ड से कोई 8-10 फुट परे, दरवाजे की तरफ। और कुछ? सुनील ने इनकार में सिर हिलाया। फिर प्रभुदयाल ने आवाज देकर अपने साथ आए हवलदार को भीतर बुलाया। नमिता मेहरा का हुलिया बयान करो, उसने सुनील को आदेश दिया। सुनील ने किया। यहाँ से रुखसत कैसे हुई थी? पांव पांव या कोई सवारी थी उसके पास? सवारी थी, काले रंग की फिएट। नंबर? मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? नंबर की तरफ मेरी तवज्जो नहीं गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि बाद में उस बाबत मेरे से सवाल पूछा जाना था। मालूम होता तो नंबर जरूर देखता, बल्कि देखकर डायरी में नोट करके रखता। प्रभुदयाल बोला। फिर वो हवलदार से संबोधित हुआ। सुना तुमने? जी जनाब, हवलदार तत्पर स्वर में बोला। सब कुछ गौर से? जी जनाब। जीप में पहुंचो और वायरलेस से इस बाबत हेडक्वार्टर खबर करो। वो लड़की जहां भी मिले उसे हिरासत में ले लिया जाए और क्वेश्चनिंग के लिए हेडक्वार्टर लाया जाए। जी साहब। हवलदार फौरन बाहर को लपका। तो प्रभुदयाल फिर सुनील की तरफ आकर्षित हुआ। मकतूल तुम्हारा कत्ल करवाने पर आमादा था। करवा ही दिया था, मैं तो तकदीर से बच गया। क्या पता वो सिर्फ तुम्हें धमका रहा हो। कत्ल करवाना कोई हंसी खेल तो नहीं? कातिलाना हमला करवाना भी तो कोई हंसी खेल नहीं बंदा नवाज। वो तो है। वैसे असॉल्ट विद इंटेंट टू किल, इलीगल कन्फाइनमेंट भी जघन्य अपराध है। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, बशर्ते कि जो हुआ उसकी बाबत तुमने सब कुछ सच-सच बयान किया है। मुझे झूठ बोलने का फायदा? ऊपर से मेरा हुलिया क्या अपनी कहानी खुद नहीं कह रहा? मेरे कपड़े, मेरा निजी सामान सब उन लोगों ने कब्जा लिया। किस लिए? मेरे साथ मस्करी करने के लिए। जब नमिता तुम्हारे लिए कपड़े लाने कोठी में गई थी तो तुम बोट हाउस में थे। ऐसे में अगर थापर बोट हाउस में पहुंच गया होता तो क्या होता? तुम ही बताओ क्या होता? तो अपनी बंदी को आजाद हो गया पाकर वो आग बबूला हो उठा होता। तब उसने तुम पर रिवॉल्वर तानी होगी, तुम उस पर झपटे होंगे और फिर या तो धींगा मुश्ती में रिवॉल्वर चल गई होगी या तुमने उससे रिवॉल्वर छीनकर उसे शूट कर दिया होगा। सुनील ने एक जोर की जमाही ली। यानी कि तुम्हें मेरी थ्योरी से इत्तेफाक नहीं। अब मैं क्या कहूं? और कौन कहे? एक आदमी तुम्हारी जान लेने से आमादा था। आत्मरक्षा में तुमने उसकी जान ले ली, तो ये कौन सी बड़ी बात है? माई बाप, ऐसे काम मैं सिर्फ मंगल शुक्र को करता हूँ। इत्तेफाक से आज ना मंगल है और ना शुक्र है। मेरे से मस्करी का नतीजा जानते हो? सुनील ने फिर जमाही ली। मैं क्या करूं तुम्हारी नींद का इंतजाम? हवालात में अच्छी नींद आएगी। सुनील खामोश रहा। नमिता को कब से जानते हो? कब से क्या, जानता ही नहीं हूं। आज ही पहली बार मुलाकात हुई थी मेरी उससे। फिर भी वो तुम्हारी इतनी मदद कर रही थी। पहले तुम्हें अपनी कार पर होटल लेक व्यू लेकर गई, जहां से उसने तुम्हारे लिए वेटर की यूनिफॉर्म मुहैया की। यहाँ लाकर 1000 रुपए दिए, अपनी कार देने का वादा किया। इतना सब कुछ खामखा किया उसने एक अजनबी के लिए? हाँ, और हालात के रूह में जो उसने किया वो इतना सब कुछ नहीं था, मामूली था। कार सुबह वापस आ जाती, रुपए उधार थे जो मैं लौटा देता। वेटर की यूनिफॉर्म मैंने सिर मारनी थी और नॉर्थ शोर तो वो लौट ही रही थी। मुझे भी साथ लाकर कौन सी हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी उसने। फिर भी जो कुछ उसने किया, प्रभुदयाल जिद भरे स्वर में बोला। क्यों किया? एक अजनबी की खातिर अपने सगे जीजा से मुखालफत करना उसे क्यों कर कबूल हुआ? मुझे क्या पता? क्यों नहीं पता तुम्हें? वैसे तो इतने 30 मार कहां बनते हो? उसको मेरे से कुछ भा गया होगा। पहले भी कई बार लड़कियां मुझ पर पहली ही नजर में फिदा हुई हैं। बकवास। तुमने उसे हिरासत में लिए जाने का हुक्म जारी करवाया है, तो उसका पकड़ा जाना तो महज वक्त की बात है।
सब तुम उसी से पूछ लेना कि उसने क्यों मेरी मदद की, सीधे घोड़ी के मुंह से। क्या? डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ? मेरा सवाल तुमसे है। मेरा जवाब यही है कि मैं नहीं जानता कि क्यों उसने मेरी मदद की। मैं मुसीबत में था, उसने आकर उस मुसीबत से मुझे उबारा। अब मेरा उससे ये सवाल करना मूर्खता होती कि ऐसा उसने क्यों किया। दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते गरीब परवर। तुमने लड़की को क्यों खिसक जाने दिया यहाँ से? मैं कैसे रोकता उसे? मेरे पास क्या तोप थी? ये सब लिफाफेबाजी है। मुझे तो लगता है कि तुमने जानबूझकर उसे यहाँ से खिसक जाने दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसी ने कत्ल किया हो। कृपा निधान, अभी तो आप कत्ल मेरे हाथों हुआ होने की घोषणा करके हटे हैं, और अभी आप। अब क्योंकि प्रभु दयाल ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने तुम्हारी मदद की थी, इसलिए उसकी मदद करना तुमने अपना फर्ज समझा। नॉनसेंस। वो लड़की हर घड़ी मेरे साथ थी, और बोट हाउस में से लाश मैंने बरामद की थी। वो तो बाद में वहां पहुंची थी। तुम ही तो कह रहे हो कि वो हर घड़ी तुम्हारे साथ थी। उसकी मदद करने के अभियान के तहत तुम इस बाबत भी तो झूठ बोल सकते हो। तभी बाहर से वहां एक कार पहुंचने की आवाज आई। दोनों की निगाह बाहरले दरवाजे की ओर उठी। कुछ क्षण बाद सब इंस्पेक्टर 1 टू का 12 के साथ विवेक वर्मा और मोहिनी ने भीतर कदम रखा। उनके पीछे पीछे पुलिस का डॉक्टर था। ये साहब अपने आप को हथप्राण के बिजनेस एसोसिएट बताते हैं, सब इंस्पेक्टर बोला, और मैडम हथप्राण की छोटी साली हैं। प्रभु दयाल ने सहमति में सिर हिलाया। सब इंस्पेक्टर क्षण भर को वहां ठिठका खड़ा रहा। फिर वो डॉक्टर के साथ पहली मंजिल की सीढ़ियों की ओर बढ़ चला। सुनील ने नोट किया कि मोहिनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, और वर्मा के होंठ भिजे हुए थे और पेशानी पर बल पड़े हुए थे। क्या बात है? मोहिनी बोली। यहाँ पुलिस की जमा है। क्या हो गया है यहाँ? बाकी लोग कहाँ हैं? यानी कि, सुनील ने सोचा, अभी उन्हें वारदात की खबर नहीं लगी थी। वो महज पुलिस की वहां मौजूद से आंदोलित थे। धीरज रखिए, प्रभु दयाल शांति से बोला, अभी सब मालूम होता है। लेकिन, वर्मा ने कहना चाहा, लेकिन तभी उसकी निगाह दोबारा सुनील पर पड़ी। तत्काल उसके चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव आए। वो एक कदम सुनील की तरफ बढ़ा और हैरानी से बोला, तुम यहाँ? सुनील ने बड़े अनमने भाव से सहमति में सिर हिलाया। क्या हो गया है यहाँ? थापर साहब दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। प्रभु दयाल ने आगरे नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। अच्छा हुआ। सुनील ने अचकचाकर मोहिनी की तरफ सिर उठाया, जिसके मुंह से कि वो उदार निकले थे। प्रभु दयाल भी हकबकाया सा उसकी तरफ देख रहा था। क्या फरमाया आपने? फिर वो सख्ती से बोला। वो क्या है कि, मोहिनी हकलाई, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? मोहिनी ने जोर से थूक निकली और फरियाद करती निगाहों से वर्मा की ओर देखा। क्या हुआ था पर साहब को? वर्मा वार्तालाप का सूत्र अपने हाथ में लेता हुआ बोला, दिल का दौरा पड़ गया या कोई एक्सीडेंट कर बैठे? कत्ल हुआ है उनका। सुनील बोला। शट अप! प्रभु दयाल गला फाड़कर चिल्लाया। यू टॉकिंग टू मी सर? सुनील जानबूझकर अनभिज्ञ बनता हुआ बोला। यस, शट अप और विल शट यू अप। आप खामखा खफा हो रहे हैं। किया क्या है मैंने? मेरे से एक सवाल पूछा गया है, जिसका जवाब ही तो दिया है मैंने। किसने कहा तुम्हें जवाब देने के लिए? सवाल करने वाले ने कहा। बकवास बंद। ठीक है, बंद तो बंद। आप कत्ल की खबर का ठीकरा एकाएक फोड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही सही। अब क्या फायदा? मैं चुप हूं। आप लोग, प्रभु दयाल उन दोनों से बोला, इधर जरा मेरे साथ आइए। दोनों उसके साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े। और तुम, प्रभु दयाल ने सुनील को ताकीद दी, हिलना नहीं यहां से। मजाल नहीं होगी कृपा निधान, सुनील बोला। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, मिस्टर वर्मा। वर्मा ने थमक कर उसकी तरफ देखा। सिगरेट होगा आपके पास? वर्मा ने खामोशी से अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया। सुनील ने बड़ी दक्षता से पैकेट को हवा में लपक लिया और बोला, शुक्रिया। अब माचिस भी। वैसे ही उछलता हुआ सिगरेट लाइटर सुनील के हाथ में पहुंचा। फिर वो तीनों ड्राइंग रूम में पहुंचकर उसकी निगाहों से लुप्त हो गए।
पीछे सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और बड़े तृप्तिपूर्ण भाव से उसके कश लगाने लगा। ड्राइंग रूम से कभी कभी ऊंचा बोलने की आवाज आती थी, लेकिन वो इतनी स्पष्ट नहीं होती थी कि सुनील समझ पाता कि क्या कहा जा रहा था। फिर पता नहीं कब वो कुर्सी पर बैठा बैठा ही ऊँघ गया। कई लोगों के कदमों की और बोलने की सामूहिक आवाजों ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो उसने इंस्पेक्टर प्रभुदयाल, सब इंस्पेक्टर अनिल कपूर, पुलिस के डॉक्टर विवेक वर्मा और मोहिनी को सीढ़ियों के करीब खड़े पाया। अनिल कपूर के हाथ में उखड़ी हुई एड़ी वाली सैंडल का पांव था। किसी की उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। सुनील उठकर उनके करीब पहुंचा, तब भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। प्रभुदयाल अपने जोड़ीदारों के साथ बाहर की ओर बढ़ा तो सुनील उनके पीछे पीछे हो लिया। प्रभुदयाल के व्यवहार से साफ जाहिर हो रहा था कि उसने कत्ल का कोई कैंडिडेट छांट लिया था और अब उसकी सुनील में कोई खास दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। वो मोहिनी और विवेक वर्मा को पीछे छोड़े जा रहा था। इसका मतलब था कि कत्ल का कैंडिडेट उन दोनों में से कोई नहीं था। सुनील को अपने पीछे आता पाकर प्रभुदयाल ठिठका, घूमा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। मेरे लिए क्या हुक्म है माई बाप? सुनील बोला। तुम्हारे लिए हुक्म है, प्रभुदयाल बोला। ओ हाँ, तुम सुबह 10 बजे अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाना। ओके। प्रभुदयाल आगे बढ़ा तो सुनील फिर उसके पीछे हो लिया। वो पोर्टिको में खड़ी खुली जीप के करीब पहुंचकर वापस घूमा और कर्कश स्वर में बोला, अब क्या है? शहर तक मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, सुनील बोला। ये? प्रभुदयाल जीप की ओर संकेत करता हुआ बोला। बस है या टैक्सी है? माई बाप, इतनी रात गए मैं घर कैसे पहुंचूंगा? पाँव पाँव। 30 मील का फासला पाँव पाँव? दैट्स योर प्रॉब्लम। अरे सच में ही लिफ्ट देने से मना कर रहे हो या घिस रहे हो मुझे? जीप में जगह नहीं है, मैं बाहर लटका रहूंगा। फिर ठीक है। सब जीप में सवार हो गए। सुनील को जीप से बाहर न लटकना पड़ा। प्रभुदयाल ने उसे आगे अपने साथ बिठाया। जीप वहां से रवाना हुई। पीछे खड़े सब इंस्पेक्टर और उसके सिपाहियों ने जमकर जीप को सैल्यूट मारा। जीप राजनगर की ओर दौड़ पड़ी। मुझे बीच में ऊँघ आ गई थी, सुनील धीरे से बोला। पीछे क्या भी थी? मेरा मतलब मेरी ऊँघ के दौरान, प्रभुदयाल ने उत्तर न दिया। माई बाप, एक गरीब पत्रकार की नौकरी का सवाल है, खामखा पत्रकार बने? प्रभुदयाल हंसता हुआ बोला। थिएटर करते तो ज्यादा कामयाब होते। सुनील भी हंसा। क्या जानना चाहते हो? फिर प्रभुदयाल अपेक्षाकृत नर्म स्वर में बोला। नमिता का कुछ पता चला? हाँ, उसे हिरासत में ले लिया गया है और उसके पास से रिवॉल्वर, सैंडल की एड़ी और बालों का क्लिप बरामद कर लिया गया है। कहाँ थी वो? झेरी में, वहां के एक कॉटेज में, आईटीडीसी के कॉटेजों में, एन कोने वाले कॉटेज में। तुम्हें कैसे मालूम? वो कॉटेज थापर ने फैमिली की सुविधा के लिए ही किराए पर लिया था और नमिता को मालूम था कि खाली पड़ा था। उसको वहां जाने की सूझना स्वाभाविक था। अब कहाँ है वो? वहीं जहां उसे होना चाहिए, हवालात में। किस इल्जाम में? इल्जाम भी सोच लेंगे, प्रभुदयाल लापरवाही से बोला। जल्दी क्या है? अभी जरा मेरी रूबरू गुफ्तगू तो हो ले उससे। लाजवंती थापर क्या बोली? कुछ नहीं बोली, उठ के ही नहीं दी कमबख्त। मैंने जिंदगी में पहले कभी इतनी उम्र की औरत को इस हद तक दारू की दीवानी नहीं देखा। वो टूटी एड़ी तो उसकी सैंडल की थी ना? नहीं, वो ऊंची एड़ी की सैंडल नहीं पहनती, वो फ्लैट हील पहनती है हमेशा। वो सैंडलें कीर्ति की हैं। कैसे मालूम? उसकी बहन मोहिनी ने बताया। कीर्ति की कोई खबर लगी? अभी नहीं, लेकिन लग जाएगी। जाएगी कहाँ? यानी कि आपकी निगाह में कातिल वो ही है? ये भी कोई पूछने की बात है? लाजवंती थापर जिस कमरे में पड़ी थी, वो कमरा उसका था। प्रभुदयाल ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ? सुनील सकपकाया। तुम्हें क्या पता वो किस कमरे में पड़ी थी? अच्छा, वो? हाँ, वही लंबी वाली वो क्या है कि मैंने पहले कभी कोई थापर की कोठी जैसी राजमहलों को मात करती कोठी नहीं देखी थी। पीछे मौका था, वक्त था,
इसलिए मैंने जरा सी सैर कर ली थी वहां की। एएसएम जो ठहरा आदत से मजबूर। रिमेंबर? कहीं कोई छेड़खानी तो नहीं की थी? बिल्कुल नहीं, कसम उठवा लो। प्रभुदयाल एक क्षण ठिठका और फिर बोला, वो कमरा, वो बेडरूम जिसमें लाजवंती थापर धुत पड़ी थी, असल में कीर्ति का था। वो वहां क्यों थी? अपने बेडरूम में क्यों नहीं थी? मेरा ख्याल है मलहम पट्टी के उस सामान की वजह से वो वहां थी जो कि बाथरूम में पड़ा पाया गया था। नीचे ड्राइंग रूम में बार के पास जो ब्रांडी की बोतल टूटी पड़ी थी, वो लगता है कि अम्मा से ही टूटी थी और उसी टूटी बोतल से उसने अपना घुटना घायल कर लिया था। डेटॉल, पट्टियों का रोल और सर्जिकल टेप की चरखी वगैरह क्योंकि कीर्ति के बाथरूम में उपलब्ध थी, इसलिए घुटने वाले जख्म की ड्रेसिंग के लिए वो वहां आ गई थी। यानी कि बाथरूम में यहाँ वहां जो खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, वे लाजवंती थापर के खून के थे। हाँ, और बाथरूम में पड़ी चप्पलें भी उसी की थी। आई सी। ड्रेसिंग के बाद वो आके कीर्ति के पलंग पर पड़ गई थी और फिर नशे के आधिक्य से वहीं घोड़े बेचकर सो गई थी। उसका घुटना घायल था, यह आपको कैसे पता लगा था? मैंने देखा था, बाथरूम में फैले खून और ड्रेसिंग के सामान को देखने के बाद देखा था। अच्छा हुआ माताजी का घुटना जख्मी हुआ था। कांच और ऊपर कहीं चुभा होता तो आप और ऊपर तक देखते। नो, शट अप। यस सर। कुछ क्षण खामोशी रही। तुम एक बात बताओ, फिर एकाएक प्रभुदयाल बोला। पूछो, सुनील बोला। तुम्हारी स्टोरी ये है कि दिलीप थापर हरिमोहन थापर का पोता नहीं था। तुम ये बात निर्विवाद रूप से सिद्ध कर सकते हो? निर्विवाद रूप से ही तो सिद्ध नहीं कर सकता। ऐसा कर सकता होता तो फिर बात ही क्या थी? फिर तो न मेरा थापर से इंटरव्यू करने जाना जरूरी होता और न मेरी वो दुर्गत होती जो कि हुई। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि वो शख्स हरिमोहन थापर का पोता नहीं। इस बाबत जो रही सही शंका मेरे मन में थी, वो झेरी में थापर से रूबरू मुलाकात होने के बाद दूर हो गई थी। कैसे? इस स्टोरी को किल करने के लिए उसने मुझे बकायदा रिश्वत की ऑफर दी थी। उसने मुझे मेरी मुंह मांगी रकम का सवाया देकर रुखसत करने की पेशकश की थी। अच्छा? हाँ प्रभु, अगर उस आदमी के मन में चोर न होता, उसके ढोल में पोल न होती, तो क्या वो ऐसा करता? मरने वाला तो मर गया। अब इस बाबत आगे तुम्हारा रवैया क्या होगा, देखेंगे। वार्तालाप आगे न चला। निरंतर बजती कॉल बेल की आवाज से सुनील की नींद खुली। आंखें मिचमिचाते हुए उसने घड़ी पर निगाह डाली तो पाया कि 9:45 बजे थे। घंटी फिर बजी। आता हूं भाई, वो उच्च स्वर में बोला और पलंग से उठकर बाहर को बढ़ा। पिछली रात अपने फ्लैट में सोना उसे महज इसलिए नसीब हो पाया था क्योंकि वो फ्लैट की चाबियों का एक सेट ब्लास्ट के ऑफिस में अपनी मेज के दराज में भी रखता था। उसने फ्लैट का प्रवेश द्वार खोला। सामने विवेक वर्मा खड़ा था। उसके हाथ में खाकी कागज में लिपटा और नायलॉन की डोरी से बंधा एक बंडल था। हेलो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। हेलो, सुनील भावहीन स्वर में बोला। पता कैसे जाना? वो क्या प्रॉब्लम थी? मशहूर आदमी हो तुम। कैसे जाना? टेलीफोन डायरेक्टरी से जाना। कैसे आए? सब कुछ दरवाजे पर खड़े खड़े ही बताना पड़ेगा। तुम दुश्मन के कैंप के आदमी हो। अब कहाँ रखा है दुश्मन और दुश्मन का कैंप? सुनील खामोश रहा। तुम यूं समझो कि मैं सफेद झंडी हिलाता हुआ आया हूं, अमन की। सबूत के तौर पर तुम्हारा सामान वापस लाया हूं। मेरा सामान? तुम्हारे कपड़े वगैरह। ओह, आओ, शुक्रिया। सुनील ने उसी ड्राइंग रूम में लाकर बिठाया जहां की उसने डोरी तोड़कर बंडल खोला। तुम्हारे कपड़े। वो खुले बंडल में से एक एक चीज अलग करके एक साइड टेबल पर रखता हुआ बोला। जूते, चाबियां, सिगरेट का पैकेट, लाइटर, बटुआ। सुनील ने सबसे पहले लकी स्ट्राइक का पैकेट और लाइटर काबू में किया। उसने एक सिगरेट वर्मा को दिया और एक खुद लेकर बारी बारी दोनों सिगरेट सुलगाए। फिर उसने बटुआ उठाया। बटुए का तमाम सामान चौकस था, चौकस से ज्यादा था। उसकी भवें उठी। वो? वर्मा बोला। चित्रे, हुक्मी, थापर के चमचे। कमीनों ने पक्का ही समझ लिया था कि तुम्हारा कल्याण होने वाला था। बटुए में से सारे नोट निकाल लिए हरामियों ने।
मुझे मालूम तो था नहीं कि बटुए में कितनी रकम थी, इसलिए मैंने अंदाजन कुछ नोट इसमें डाल दिए हैं। सुनील ने नोट किया कि वो एकदम नई गड्डी में से निकाले गए 5-5 100 के 10 नोट थे। अगर ये कम है तो? नहीं, कम नहीं है, सुनील बोला। ठीक ही है, लेकिन तुम्हें यूं मेरी भरपाई करने की क्या जरूरत थी? भाई, वो तनिक हंसा। मैं बोला ना, मैं यहाँ अमन के लिए आया हूँ। थापर की जिंदगी में तो तुम्हारे ऐसे ख्यालात नहीं थे। नहीं थे? क्यों नहीं थे? इसका जवाब तुमने खुद ही दे लिया है, क्योंकि थापर जिंदा था। ओह, यानी कि थापर की जिंदगी में उसके लिए तुम्हारी हैसियत भी चित्री और हुक्मी जैसी ही थी। ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ? चलो, ये न कहो, वो कहो जो कहना आसान है। क्या मतलब? तुम वो प्राइवेट डिटेक्टिव हो जिसने हैट में से खरगोश निकालने की तरह हरिमोहन थापर का खोया हुआ पोता खोज निकाला था, मकतूल की सूरत में। वो चौंका। उसने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। से यस और नो, सुनील चैलेंज भरे स्वर में बोला। कल शाम तक तो इस बाबत तुम्हें कुछ मालूम नहीं था, एकाएक कैसे जान गए? एक उड़ती चिड़िया ने बताया। अब कबूल करो कि तुम दोनों की मिली भगत से धोखे से मकतूल हरिमोहन थापर का वारिस बना था। मैं कबूल करूं? और कौन करे? थापर तो मर गया, तुम कभी साबित नहीं कर सकोगे कि। वो बोलता बोलता रुक गया और फिर बोला, देखो, हरिमोहन थापर का कोई वारिस नहीं है। अब वो भी नहीं है जिसे कि तुम नकली वारिस कहते हो। ऐसे हालात में इस बात को तुम अभी भी उछालते रहोगे तो भला तो किसी का नहीं होगा, अलबत्ता बुरा कई जनों का होगा। मसलन किसका? तुम्हारा? मेरा नहीं, थापर की बूढ़ी माँ का, उसकी विधवा का, विधवा की 2 छोटी बहनों का, जो कि पूरी तरह से विधवा पर आश्रित हैं। थापर अपना वारिस किसे करार देकर मरा है? किसी को भी नहीं। उसने अपने पीछे अपनी कोई वसीयत नहीं छोड़ी है, इसलिए मेरे ख्याल से उसकी संपत्ति उसकी माँ और बीवी में बटेगी। कीर्ति और चाई जी ही उसके वारिस होंगे। पुलिस का ख्याल है कि कत्ल कीर्ति ने किया है। अगर ऐसा है तो वो मकतूल की वारिस नहीं बन सकती। किसी को अपने ही गुनाह से फायदा उठाने की इजाजत कानून नहीं देता। कीर्ति कातिल नहीं है। बड़े विश्वास के साथ कह रहे हो? हाँ, कीर्ति कातिल हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कत्ल करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। मैं कीर्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कत्ल नहीं कर सकती। वो कत्ल का ख्याल तक नहीं कर सकती। फितरतन ऐसी ही है वो कि उसके खिलाफ सबूत है, फर्जी, गड़े हुए। ऐसा किसने किया होगा? क्या पता। वो खुद क्या कहती है? अभी कुछ नहीं कहती। अभी उसका पता नहीं चला है कि वो कहाँ है। पुलिस से यूं छुपे रहना आसान तो ना होगा। मिसाल नमिता की ही ले लो। हाँ, कीर्ति फिर भी अभी तक गायब है। इसी वजह से तो मुझे ये अंदेशा पूरी तरह से सता रहा है कि कहीं उसका भी कत्ल ना हो गया हो। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम इस बात को मानकर चलो कि मौकाए वारदात से जो सूत्र बरामद हुए थे वो कीर्ति को फंसाने के लिए वहां प्लांट किए गए थे। तो क्यों नहीं हो सकता? पहले किसी ने थापर का कत्ल करके कातिल कीर्ति को करार देने का सामान किया, फिर कीर्ति का भी कत्ल करके लाश गायब कर दी, ताकि पुलिस ये ही सोचती रहे कि वो कत्ल करके फरार होने में कामयाब हो गई थी। कोई सिरफिरा ही होगा जो अपना अपराध छुपाने के लिए एक बेगुनाह औरत का कत्ल करेगा। कत्ल होता ही सिरफिरों का काम है, और जो एक कत्ल कर चुका हो उसे दूसरा कत्ल करने से क्या गुरेज होगा? फिर भी ये बात हजम होने वाली नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। सुनील ने बड़े विचारपूर्ण ढंग से खामोशी से सिगरेट का कश लगाया। अब ये तो बताओ, वर्मा उत्सुक भाव से बोला, कल कॉटेज में से छूटे कैसे? सुनील ने तत्काल उत्तर न दिया। एक बार विकी नाम के युवक की बाबत खामोशी अख्तियार कर चुकने के बाद अब वो वर्मा के सामने भी उसका नाम नहीं ले सकता था, क्योंकि फिर वर्मा के माध्यम से भी कहानी पुलिस तक पहुंच सकती थी और फिर उसकी शामत आ सकती थी। लेकिन क्या वो युवक कातिल हो सकता था? कातिल हो सकता था, लेकिन कत्ल में उस औरत को फंसाने का सामान नहीं कर सकता था जिसे कि वो दिलो जान से चाहता था।
फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि विकी का नाम लेने से कीर्ति के खिलाफ केस और मजबूत हो सकता था। तब पुलिस ये दावा कर सकती थी कि उसने अपने प्यार की खातिर अपने रास्ते का कांटा उखाड़ फेंका था। तुमने जवाब नहीं दिया, वर्मा आग्रहपूर्ण स्वर में बोला। कैसे छूटे कॉटेज से? पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, सुनील बोला। पूछो। थापर सच में मेरा कत्ल करा देता? मेरा और उस शख्स रामदेव का, जो इत्तफाकन मेरी वहां मौजूदगी का गवाह बन गया था, वो यूं 2 कत्ल करा देता? वर्मा ने तुरंत जवाब न दिया। वो कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला। सच पूछो तो बात यूं है मेरे भाई कि थापर के मिजाज को मैं कभी भी ठीक से नहीं समझ पाया था। मैं आज तक यही फैसला नहीं कर पाया था कि वो कोई नॉर्मल आदमी भी था या नहीं। कितनी ही बार तो वो मुझे कोई जहनी तौर से बीमार शख्स लगता था। रही सही कसर अंधी दौलत ने पूरी कर दी थी, जो कि अनायास उसके हाथ आ गई थी और जिसकी वजह से वो समझता था कि वो बहुत ताकतवर बन गया था। कभी भी अपनी मनमानी कर सकता था, किसी पर भी हावी हो सकता था। अपने इसी हिटलरी मिजाज की वजह से वो अपनी सालियों पर नियत मैली करता था और इस कोशिश में औरों को बेइज्जत करता था और खुद बेइज्जत होता था। इसी वजह से उसे ये खुशफहमी थी कि वो एक बार कड़क कर बोलेगा कि ब्लास्ट के उस सुनील नाम के चीफ रिपोर्टर की पतलून गीली हो जाएगी, जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ था। तुम्हारे रूबरू होने पर ऐसा न हुआ तो वो आग बबूला हो उठा। तुमने उसका चांदी का जूता खाने से भी इनकार किया तो वो बिल्कुल हत्ते से उखड़ गया। ऐसे में नौबत कत्ल तक भी पहुंच सकती थी। नहीं पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन पहुंच सकती थी। थापर ऐसा करता या करवाता तो तुम आंखें मूंदे रहते। मैं भगवान से ये ही दुआ करता कि ऐसी नौबत ना आती। आती तो तुम जो होता उसे होने देते। मेरे भाई, इस घड़ी मैं ये ही कह सकता हूँ कि शुक्र है भगवान का कि ऐसा नहीं हुआ। अब तुम बोलो, तुम कॉटेज से छूटे कैसे? बस छूट गया, सुनील लापरवाही से बोला। मेरे बंधन कोई ज्यादा मजबूती से नहीं बंधे हुए थे। मुतवातर कोशिश से खोल लिए मैंने। यानी कि मदद नहीं की थी किसी ने? ना, मदद कौन करता? सब तो मेरे दुश्मन थे वहां। नमिता ने? नहीं भाई, वो तुम्हारे साथ थी। हाँ, लेकिन मुझे आजाद कराने में उसका कोई हाथ नहीं था। वो मुझे बाद में मिली थी। बाद में भी उसे तुम क्यों कर शीशे में उतार पाए? उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। कुछ लड़कियां आदतन दयावान और जल्दी पिघल जाने वाली होती हैं। इतना तो नहीं पिघल गई थी कि तुम्हें लबरेज कर डाला हो। जल रहे हो? नहीं नहीं, वो हड़बड़ाया। नहीं तो? वो अभी भी पुलिस की हिरासत में है। हाँ, उस पर अपराधी की मदद करने का इल्जाम है। अगर कीर्ति पकड़ी गई और उसका गुनाह साबित हो गया तो नमिता यूं समझो कि गेहूं के साथ घुन की तरह पिसेगी। ओह, जो कुछ उसने किया उसे नहीं करना चाहिए था। भारी मूर्खता का काम किया उसने कल रात। बहन के प्यार ने कराया, अब भुगतेगी। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला। ये पक्की बात है कि कल रात नॉर्थ शोर पर वो हर घड़ी तुम्हारे साथ थी, हर घड़ी तुम्हारी निगाहों में थी। सुनील हिचकिचाया। यानी कि नहीं थी। वो अपलक सुनील को देखता हुआ बोला। थापर की कोठी पर पहुंचने से पहले वो मुझे फर्स्ट एड के लिए अपने पड़ोसी डॉक्टर निगम के पास लेके गई थी, जहां मुझे छोड़कर वो जाके आती हूँ कहकर वहां से चली गई थी। लौटी कितनी देर में थी? यही कोई 10-12 मिनट में। गई कहाँ थी? कोठी पर, मेरे लिए 4 पैसे लाने। लौटने पर 1000 रुपए दिए थे उसने मुझे। तब कोठी में और कोई नहीं था। चाय जी थी, लेकिन तब उसका वहां होना न होना एक बराबर था। हमेशा ऐसे ही पीती है माताजी? नहीं, हमेशा नहीं। कल कुछ ज्यादा ही आपे से बाहर हो गई थी भली औरत। भली औरत? सुनील व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। बाटी मारने वाली भली औरत? ये नमिता की अपने साथ से 10-12 मिनट की गैर हाजिरी की बात तुमने पुलिस को बताई थी? नहीं। क्यों? पूछा नहीं गया था? ऐन कील ठोककर नहीं पूछा गया था। अलबत्ता इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने ये जरूर कहा था कि मैं नमिता की खातिर इस बाबत झूठ बोल सकता था। यानी कि तुमने झूठ बोला? नहीं, झूठ नहीं बोला।
असलियत ये है कि पिछली रात मेरी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं गई थी कि वो मुझे डॉक्टर निगम के हवाले करके खुद कोठी में गई थी। मैं दरअसल उसके हर क्षण अपने साथ होने का हवाला कोठी में पहुंचने के बाद के वक्त को देता रहा था। बाद में भी वो हर क्षण तुम्हारे साथ नहीं थी, लेकिन तब मैं वहां था, कत्ल करने के लिए उसे जहां होना पड़ता। नमिता को कोठी की तरफ बढ़ता छोड़कर जब मैं बोट हाउस में पहुंचा था तो कत्ल तो वहां हो भी चुका था। उस वक्त लाश की कैसी हालत थी? क्या लगता था उससे? वो वहां काफी पहले से मरा पड़ा था या हाल ही में उसका काम हुआ था? उसकी नब्ज टटोलने के लिए मैंने उसकी कलाई थामी थी, कलाई गर्म पाई थी मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे बोट हाउस में पहुंचने से थोड़ी ही देर पहले उसका कत्ल हुआ था, या तभी हुआ था। क्या मतलब? सुनील सकपकाया। मैं समझता हूँ। मिसाल के लिए फर्ज करो कि तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले किसी घड़ी थापर और कीर्ति बोट हाउस में थी, जहां की उनमें तकरार हुई, हाथापाई हुई, जिसके नतीजे के तौर पर कीर्ति की सैंडल की एड़ी टूट गई, उसके बालों का क्लिप उतर कर गिर गया। फिर अपनी हिफाजत की नीयत से कीर्ति ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर थापर पर तानी, तो थापर ने वो रिवॉल्वर उससे छीन ली। तब कीर्ति वहां से भाग खड़ी हुई और किसी ऐसी जगह जा छुपी जहां की थापर उस तक न पहुंच सकता। पीछे हालात का जायजा लेने की कोशिश करता थापर अंधेरे में बोट में बैठा था, जबकि तुम वहां पहुंचे। उसने तुम्हें कोई चोर समझा और उसने हाथ में थमी रिवॉल्वर तुम पर तान दी। तुम उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपटे। छीना झपटी में दुर्घटनावश रिवॉल्वर चल गई और गोली थापर को लग गई। तुमने बत्ती जलाकर उसका मुआयना किया तो पाया कि वो मर चुका था। तभी तुम्हें नमिता के उधर बढ़ते कदमों की आहट मिली। तब तुमने रिवॉल्वर पानी में फेंक दी और नमिता को यही कहा कि वो तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वहां मरा पड़ा था। प्यारे लाल, पहले जासूसी करने के साथ साथ क्या जासूसी कहानियां भी लिखा करते थे? क्या नुक्स है मेरी कहानी में? सबसे बड़ा नुक्स तो यही है कि ये कहानी है और कहानी कहानी होती है, हकीकत नहीं होती। अफसाने ही हकीकत बन जाते हैं मेरे भाई। ये फिल्मी डायलॉग है और फिर जो हकीकत है उसका मैं खुद जामिन हूं। जब मैं कहता हूं कि मैंने उसे वहां मरा पड़ा पाया था, तो तुम्हारे ऐसा कहने की दर्जनों वजह हो सकती है। ओह, तो तुम पहले ही सोचे बैठे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर होने की कोई सनद हासिल है तो दिखाओ। क्यों भाई, मेरे ही घर में बैठकर मेरा पुलंदा बांधने की कोशिश कर रहे हो? गोद में बैठकर दाढ़ी मोड़ रहे हो? वो हंसा। अगर गोली मेरी मौजूदगी में चली थी तो उसकी चलने की आवाज नमिता ने क्यों नहीं सुनी? वो बहुत छोटी सी रिवॉल्वर थी, कोई खास आवाज नहीं हुई होगी उससे गोली चलने की। रात के सन्नाटे में छोटी मोटी आवाज भी बहुत जोर से गूंजती है। हो सकता है ऐन उसी घड़ी कोठी में कोई दरवाजा चौखट से टकराया हो और गोली की आवाज उसमें गुम हो गई हो। हो सकता है नमिता ने वो आवाज सुनी तो हो, लेकिन उसकी समझ में ना आया हो कि वो कैसी आवाज थी। बकवास। गुरे गुलजार, जितना मर्जी जोर लगा लो, तुम मुझे हत्यारा साबित नहीं कर सकते। मेरी ऐसी कोई मंशा भी नहीं। मैं तो महज एक थ्योरी बयान कर रहा था, तुम्हें आश्वस्त करने के लिए। मैं अपनी थ्योरी में तुम्हारी जगह नमिता को फिट करके दिखाता हूँ। यानी कि अपनी थ्योरी में फिट करने के लिए कई कैंडिडेट हैं तुम्हारी निगाह में? हाँ, वो अपनी बात से खुद आनंदित होता हुआ बोला। यहाँ तक कि चाय जी भी। क्या कह रहे हो? माँ से बेटे का खून करा रहे हो? लाइक मदर इंडिया। तुम पागल हो। चलो, चाय जी न सही, लेकिन नमिता तो सरासर फिट होती है मेरी थ्योरी में। कैसे? वैसे ही जैसे कीर्ति या तुम फिट होते हो। नमिता जब तुम्हारे लिए रुपए लेने कोठी में आती है तो उसे बोट हाउस में रोशनी दिखाई देती है। उत्सुकतावश वो वहां पहुंचती है तो वो वहां थापर को पाती है। आधी रात को उसे वहां अकेली पाकर आदत से मजबूर थापर उस पर झपट पड़ता है। वो काबू में नहीं आती तो दीवानगी में थापर उस पर रिवॉल्वर तान देता है। छीना झपटी में रिवॉल्वर चल जाती है और गोली थापर को लग जाती है।
खुद अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम खुद नहीं फिट हो सकते अपनी थ्योरी में? कीर्ति या मेरी या नमिता या चाय जी की जगह? हो सकता हूँ, मैं भी हो सकता हूँ, क्यों नहीं हो सकता? मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौजूदा हालत की रूह में कीर्ति के खिलाफ जो केस है या होगा, उसे कोई मजबूत, कोई एयर टाइट केस नहीं कहा जा सकता। कत्ल के इतने संभावित कैंडिडेटों की मौजूदगी में ऐसा नहीं है कि शक की सुई कीर्ति की तरफ घूमी हो और वहीं अटक कर रह गई हो। एक बात तो माननी पड़ेगी प्यारे लाल, वफादार पूरे पूरे हो थापर फैमिली के। वो हंसा। भाई, मैं डिटेक्टिव रह चुका हूँ, वो बोला। प्राइवेट डिटेक्टिव मेरी आदत में शुमार है। क्लाइंट के हक में पहले कोई सजती सी कहानी गढ़ना और फिर उस कहानी में उपलब्ध तथ्यों को यूं फिट करना कि सुनने पर ऐसा लगे जैसे तथ्यों में से कहानी निकली थी। यानी कि घोड़े की बग्गी के आगे नहीं, बग्गी को घोड़े के आगे जोतते हो। वो फिर हंसा। बोट में जो बारूद लगा हुआ था उसके बारे में क्या कहते हो? मेरी राय में बारूद की जगह उसके साथ जुड़े असाधारण तार पर लंबे पलीते पर गौर किया जाए तो कहानी ज्यादा साफ होकर सामने आती है। ये तो साफ है कि बोट में बारूद बोट को उड़ाने की मंशा से लगाया गया था, लेकिन लंबा पलीता ये जाहिर करता है कि बारूद लगाने वाले की मंशा ये थी कि बोट समुद्र में काफी दूर निकल जाती तो बारूद फटता। यूं समुद्र के गहरे पानी वाले हिस्से में पहुंचकर जब बोट के परखच्चे उड़ते तो बाद में न तो कोई बोट के भगना अवशेष मिलते और न उसमें पड़ी थापर की लाश के। बोट की डीजल की टंकी लीक करती थी। मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम है? सुनील हैरानी से बोला। हाँ, थापर को भी मालूम था। उसी ने मेरे से उसका जिक्र किया था। फिक्रमंद भी था वो उस बाबत। टंकी तब्दील करवाने की बात कर रहा था। आई सी। बहरहाल वो लीक करती टंकी भी हथियारे के हक में अच्छी बात थी। वो कैसे? भाई, विस्फोट तो होता बारूद की वजह से, लेकिन समझा ये जाता कि लीक करती टंकी किसी तरीके से आग पकड़ गई थी और फट गई थी। यानी कि तब था पर दुर्घटनावश मरा समझा जाता। हाँ, हत्यारे की यही मंशा थी कि बोट में हुए विस्फोट को एक दुर्घटना माना जाता जिसमें कि बोट के मालिक की जान चली गई थी। हाँ, अगर हत्यारे की ये मंशा थी तो फिर बोट हाउस में कीर्ति को फंसवाने वाले सूत्र प्लान करने की क्या जरूरत थी? कीर्ति के बालों का क्लिप, उसकी सैंडल से टूटी एड़ी वहां छोड़ने की क्या जरूरत थी? समझदार आदमी हो, क्या जरूरत थी? सोचो। वो एकाएक उठता हुआ बोला। समझदार आदमी हो, शायद तुम्हें कोई जवाब सूझ जाए। वापस कहाँ जाओगे? सुनील भी उठता हुआ बोला। नॉट श्योर। फिर तो तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। कहाँ जाना चाहते हो? तुम्हारे रास्ते में ही। कल शाम से मेरी मोटरसाइकिल नॉर्थ शोर के रास्ते में खड़ी है। मैं उसे पिक करना चाहता हूँ, बशर्ते कि चोरी न चली गई हो या पुलिस न उठा के ले गई हो। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। मैं तैयार होने में सिर्फ 10 मिनट लगाऊंगा। जितना मर्जी वक्त लगाना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे जल्दी है। 10 बजे मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में हाजिरी भरनी थी और 10 मुझे यहीं बज गए हैं। ओह, तैयार होके आता हूँ, तुम बैठो। बैठता हूँ, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल और। वो भी बोलो। थापर के कत्ल की रूह में तुम्हारी मूल कथा की बाबत अब तुम्हारा क्या रवैया होगा? क्या तुम्हारा अखबार अब भी थापर के नकली वारिस होने की स्टोरी छापेगा और इस बाबत अपनी हाल दुहाई कायम रखेगा? फौरन नहीं, थोड़ा अरसा तो वो स्टोरी अब मुलतवी ही होगी, खास तौर से तब जब तक कि थापर के कत्ल के रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ जाता। फिर बात की बाद में देखेंगे। ओह, सुनील को लगा जैसे उठने से ही वर्मा ने बड़ी राहत महसूस की हो। और वो बात पुलिस को बताओगे? फिर वो बोला कि रात 10-12 मिनट का एक वक्फा ऐसा था जबकि नमिता तुम्हारे साथ नहीं थी। पहले नहीं बताया तो अब भी क्या बताऊंगा? सुनील बोला। अलबत्ता खास इसी बाबत एन कील ठोककर सवाल हुआ तो बताना ही पड़ेगा। आई सी। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते पहुंचते सुनील को 11:15 बज गए।
वो इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के ऑफिस वाले गलियारे में पहुंचा तो उसे उसके कमरे से बाहर निकलता सब इंस्पेक्टर 1 to 12 अनिल कपूर दिखाई दिया। सुनील की तरफ निगाह उठाए बिना वो गलियारे में विपरीत दिशा में चल दिया। सुनील प्रभुदयाल के कमरे में दाखिल हुआ। ये तुम्हारे 10 बजे हैं? प्रभुदयाल उसे देखते ही भड़का। सॉरी, सुनील बड़ी सादगी से बोला। अच्छा होता मैं रात को तुम्हें साथ ही यहाँ ले आता। किसके लिए? मेरे लिए। और किसके लिए? सच पूछिए तो मेरे लिए भी अच्छा होता, तब मैं अपने फ्लैट में अभी भी सो रहा होता। बैठो। शुक्रिया। कोई चाय वाय पियोगे? दिखाई देगी तो पी लूंगा। किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकते? पीऊंगा। शुक्रिया। प्रभुदयाल ने कॉफी मंगवाई। फिर उसने एक स्टेनोग्राफर को बुलाया जिसने सुनील का बयान दर्ज किया। वो बयान टाइप करने चला गया तो प्रभुदयाल बोला, अभी रुकना पड़ेगा, बयान पर साइन करने होंगे। नो प्रॉब्लम, सुनील बोला। थापर की कत्ल की खबर सिर्फ तुम्हारे अखबार में छपी है, ऐसा क्यों कर हुआ? आपको मालूम तो है माई बाप, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इत्तेफाक से मैं मौकाए वारदात पर मौजूद था। लेकिन खबर बहुत संक्षेप में छपी है। उसकी वजह है, उस खबर को छपता अखबार रोककर उसमें शामिल किया गया था। स्टॉप प्रेस के कॉलम में सीमित स्थान ही होता है। आई सी। और क्या खबर है? किस बाबत? केस की बाबत ही। और किस बाबत? मसलन लाजवंती थापर क्या कहती है? उससे कोई बात हुई या वो अभी भी कुंभकर्ण को कंप्लीट कर रही है? बात हुई है उससे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। वो कहती है कि कैसीनो में वो बोर हो गई थी, इसलिए घर चली आई थी। नीचे ड्राइंग रूम में उसके हाथ से गिरकर एक ब्रांडी की बोतल फूट गई थी, जिसके टुकड़े बीनने की कोशिश में वो अपना घुटना घायल कर बैठी थी। मलहम पट्टी की नीयत से वो कीर्ति के बेडरूम में गई थी और फिर वहीं पलंग पर ढेर हो गई थी। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती। कोठी तक पहुंची कैसे थी? खुद कार चला पाने वाली हालत तो रही नहीं होगी उसकी। वो थापर के साथ आई थी। उसकी कार को नॉर्थ शोर तक ड्राइव करके थापर लाया था। तब बाकी लोग कहाँ थे? कहती है विवेक वर्मा और मोहिनी कैसीनो में ही थे। कीर्ति उनसे पहले वहां से चली आई थी और नमिता तो कीर्ति से भी पहले ये कहकर वहां से उठ गई थी कि वो बोर हो गई थी। और कहती है कि थापर उसे कोठे पर छोड़कर फौरन कहीं जाने की बात कर रहा था। पता नहीं कहाँ जाना चाहता था वो। मुझे पता है। अच्छा, वो वापस झेरी जाना चाहता था, जहाँ के अपने किराए के कॉटेज में वो मुझे बंधा छोड़कर आया हुआ था। विवेक वर्मा भी अभी पीछे झेरी में ही जरूर इसीलिए था, क्योंकि उसने मेरा पुलंदा बांधने में थापर की मदद करनी थी। मोहिनी क्यों थी पीछे? उसका भी कोई रोल होगा मेरे खिलाफ गढ़ी गई साजिश में, जैसे पहले रोल था जबकि वो मुझे नॉर्थ शोर के रास्ते से भटकाकर अपने साथ झेरी लाई थी। कत्ल के बारे में क्या कहती हैं चाई जी? कुछ नहीं कहती। वो किसी पर अपना शक तक जाहिर करने को तैयार नहीं। और नमिता क्या कहती है? वो भी कुछ नहीं कहती। कहती है तो वो नहीं कहती, जो कि मैं उसकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। आप क्या सुनना चाहते हैं उसकी जुबानी? सबसे पहले तो यही कि कीर्ति कहाँ है। ये जरूरी है कि उसे कीर्ति का कोई अता पता मालूम हो? नहीं जरूरी, लेकिन वो इस बात को किसी खातिर में तो लाए कि हमें कीर्ति का पता मालूम होना चाहिए, और ऐसा उसके सहयोग से होना मुमकिन हो सकता है। कीर्ति का जिक्र आते ही वो तो ऐसे होठ भींचती है जैसे मरती मर जाएगी, लेकिन जुबान नहीं खोलेगी। उसे बहन के हित की चिंता है। वो तो उसकी पिछली रात की करतूत से ही जाहिर है। पुलिस के मौकाए वारदात पर पहुंचने से पहले वहां से सबूत चुरा लिए, अलाए कत्ल कब्जा लिया और खिसक गई वहां से। वो सब उसने वक्ती जुनून के तहत किया, नादानी में किया। लेकिन गरीब परवर, आखिरकार तो वो सब सामान पुलिस के कब्जे में आ ही गया। वो जुदा बात है। उससे उसके कृत्य की गंभीरता कम नहीं हो जाती। टेम्परिंग विद द एविडेंस इन अ मर्डर केस, एंडिंग एंड अवेटिंग अ क्रिमिनल और सीरियस ऑफेंसेस। लेकिन मैं फिर भी उसके साथ नरमी से पेश आने के लिए, रियायत बरतने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी, हाँ। वजह किस बात की? इस नरमी की, इस दयानतदारी की? भाई,
मेरे सामने मेन मुद्दा मकतूल की बेबाकी कीर्ति की गिरफ्तारी है, जिस पर कि मुझे कातिल होने का शक है। शक क्या, यकीन है। ओह, तो ये वो माल है जो आपने अलग बांध के रखा हुआ है। ये वो पुछल्ला है जो आपकी नरमी और दयानतदारी की पेशकश के साथ बंधा हुआ है। नमिता के साथ नरमी से पेश आने की आपकी शर्त यह है कि वो अपनी बहन की गिरफ्तारी में कोई सक्रिय योगदान दे। क्या बुरा सौदा है ये? कीर्ति की गिरफ्तारी महज वक्त की बात है। वो हमेशा हमेशा तो छुपी रह नहीं सकती। वो बाद में हमारी और सिर्फ हमारी कोशिशों से गिरफ्तार होगी तो नमिता को अपराधी की मददगार करार दिया जाएगा और उसके लिए सख्त सजा तजवीज की जाएगी। वो कीर्ति की फौरन गिरफ्तारी में हमारी मदद करती है तो कम से कम इस वक्त वो इस बात को अपने हक में कैश कर सकती है। उसकी कल रात की करतूतों को नजरअंदाज करके हम उसे रिहा तक कर सकते हैं। इसका साफ साफ हिंदुस्तानी में जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि कीर्ति की गिरफ्तारी नमिता की रिहाई की शर्त है, हमेशा के लिए नहीं। गुड थिंग्स डू नॉट लास्ट फॉर एवर माई डियर फ्रेंड। क्या पता वाकई उसे कीर्ति की कोई खोज खबर न हो सकता है, लेकिन साथ ही उसे ऐसे किसी एक या एक से ज्यादा ठिकानों की खबर हो सकती है जहां की संकट की घड़ी में उसकी बहन पनाह पा सकती है। वो इस बाबत भी हमसे बिना लगाव छुपाव से खुलकर बात करे तो हमारा मतलब हल हो सकता है। ये तो मुखबरी हुई। मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, लेकिन वो लड़की तभी हवालात से बाहर हो सकती है जबकि हवालात में उसकी जगह लेने के लिए उसकी बहन कीर्ति उपलब्ध हो। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? सोचो, कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि कीर्ति की बाबत नमिता की जुबान खुलवाने की मैं कोई कोशिश करूं? ऐन यही चाहता हूं मैं। कल रात तुम्ही ने ये रोशन ख्याल जाहिर किया था कि नमिता को तुम्हारे में कुछ भा गया था, और यूं पहले भी कई बार कई लड़कियां तुम पर पहली नजर में फिदा हो चुकी थी। जो कुछ कल रात उसे भा गया था वो आज तुम्हारी शख्सियत से गायब तो हो नहीं गया होगा। अब जाके अपने इस स्पेशल स्टेटस को कैश करो और पूछो उससे कि उसकी बहन कहाँ छुपी हुई है। मैं उसे मुखबिरी के लिए प्रेरित करूं? अगर उसके हित चिंतक हो तो जरूर करो, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। और प्रभु दयाल एक क्षण ठिठका और फिर बोला, तुम्हारी भी, मेरी भी? सुनील की भवें उठी। और अखबारों के रिपोर्टर लड़की से इंटरव्यू के लिए तड़प रहे हैं और मैं किसी को उसके करीब भी नहीं फटकने दे रहा, जबकि तुम्हें मैं न सिर्फ करीब फटकने दे रहा हूँ, उसके साथ घुट घुट के बातें करने का मौका दे रहा हूँ। कहाँ? बगल वाले उसी कमरे में जहाँ की गुप्त रूप से एक माइक्रोफोन फिट है, जिसके जरिए आप यहीं बैठे बैठे वहाँ होता हर वार्तालाप सुन सकते हैं। वो तो जरूरी है, उस मामले में कोई रियायत नहीं बरती जा सकती। लेकिन रिपोर्टर साहब, प्रभु दयाल सख्ती से बोला, इस बाबत ये मेरा आखिरी फैसला है और पहला भी। अब जल्दी बोलो, क्या कहते हो? मैं उससे बात करने को तैयार हूँ। गुड, तो मैं पहुंचूं बगल के कमरे में? अभी बैठो, अभी पहले अपने बयान पर दस्तखत करके जाओ, तब तक मैं लड़की को बुलाकर बगल के कमरे में पहुंचवाता हूँ। ओके? सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।